और न किया है और आदेश किया है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। हेलो, लोग सभी नीचे बैठ जाओ, बैठो सब लोग। चलो आप लोग सब आ जाओ। ये सर ने कहा, मैं कहता हूं कि 1950 में संविधान आदेश संख्या 26 में ये जो क्षेत्र है वो शेड्यूल एरिया है। और जो आपका झारखंड का जो जजमेंट आया आसिक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, उसमें कहा है कि एक बार राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं फिर वो भी शेड्यूल एरिया पे कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आपने कैसे कह दिया कि शेड्यूल एरिया नहीं है? आपसे सबसे पहला है सवाल। फिर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, भारत शासन अधिनियम 1935 का सेक्शन 91 और 92, 311, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7A-B-C, भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 244(1), 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन और कल्याण के हितार्थ में ये ग्राम सभा आपके पास, ये गांव बैठा है क्या? ये गांव बैठा है। तो श्रीमान, ये जो आपको ज्ञापन दिया है इसका संदर्भ है, आपके द्वारा दिया जा रहा है। विषय इसका ये है कि 5 गांव गणराज्य, वहां के हर ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष से ऊपर और 5 ग्राम पंचायत को धोखा देकर 25/6/2021 को भूमि अधिग्रहण का आदेश जो आपने निकाला है उसको अविलंब निरस्त करे, या भारत के संविधान में लिखित अनुच्छेद 13(3) का फोर्स ऑफ लॉ आदिवासी समुदाय के रूढ़ी प्रथा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में लिखित फोर्स ऑफ लॉ कार्य में अनुरूप कार्य इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 यानी 13(3) का अनुच्छेद 372, जो आपकी तुम कहते हैं ना कि 1950 के पहले कानून खत्म हो गए पर 272 उसको वापस सुरक्षित कर रहा है। ये जजमेंट अभी लेटेस्ट आया है नागालैंड में। अनुच्छेद 13(3) का में लिखित ऑर्डर यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का 7A-B-C, ए मतलब ब्रिटिश इंडिया, बी मतलब इंडियन स्टेट जो राजा महाराजा रहते थे, सी ट्राइबल एरिया जहां पे ट्रीटी और एग्रीमेंट हुआ है और कहा है कि ग्राम सभा को मानना होगा तो ही यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अगर ऐसा है एग्जीक्यूटिव पावर, आदरणीय महोदय मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ आप राजपत्र दिखा दीजिए, शेड्यूल एरिया में आपको एग्जीक्यूटिव पावर मिला है, राजपत्र बराबर है ना महेंद्र सर? अनुसार आप जो है अनुच्छेद 260 फॉरेन जुडिशियल एक्ट में आपका वैलिडिटी दिया, वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन, कि अगर ये ग्राम सभा को नहीं मानते हैं तो इनका वैलिडिटी यहाँ से समाप्त होगा। संविधान के अनुच्छेद 260 के अनुसार कार्य नहीं करके संविधान वैधता पर सवाल उठने पर एक्सक्लूडेड एरिया यानी वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र जो अभी आपके जो 5 गांव हैं, पांचवी अनुसूचित क्षेत्र संविधान एक में लिखा है कि भारत अर्थात राज्यों का संघ, और उसमें 3 में लिखा है अर्जित किए गए क्षेत्र। ये कौन से क्षेत्र है जो अर्जित किए गए? आज संपूर्ण खुल के बोलना पड़ रहा है, एसपी साहब भी बैठे हैं। कार्यपालिक न्यायपालिक विधायिका अगर नहीं मान रहे हो ग्राम सभा तो आप कार्यपालिक न्यायपालिका विधायिका समाप्त कर हमारी ग्राम सभा को आप सब सौंप दीजिए और आप यहाँ से, है ना, ये चीज में बोलना चले जाइए। सविनय निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जो कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत 244(1) के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करते हैं, जबकि आपको एग्जीक्यूटिव पावर, ये आरटीआई हमने आपके कलेक्टरेट में जीवन पांडोर ने डाली थी और पिंटू भाई ने, कि एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है कि नहीं हुआ, तो इन्होंने साफ लिख के दिया कि इस बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो आप जमीन अधिग्रहण कैसे कर सकते हैं महोदय? साफ लिख के दिया है। तो और फिर अनुच्छेद 19 में यह भी है कि जहां एक भी आदिवासी रहता है वहां विद्यमान विधि काम करती है। विद्यमान विधि जहां काम करती है वहां तो राष्ट्रपति में भी लिखा है कि इस अनुच्छेद 153 में कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात विद्यमान विधि को प्रभावित नहीं करती है। तो फिर एग्जीक्यूटिव पावर आप कैसे कर रहे हैं? और यूनियन ऑफ, आपने तो शपथ लिया है कि हमें यूनियन संघ की शपथ लेता हूँ, तो फिर आप आदिवासी पे किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं? मुझे सारा चीज समझ नहीं आ रहा। सदियों से जनजाति बहुल क्षेत्र परिभाषित होने के कारण ब्रिटिश शासन भी इन क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। इन्हीं कारणों से जनजाति क्षेत्रों में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को अभी भी
एग्जिस्टिंग लॉ बना करके यथावत रखा गया है। तत्पश्चात इन्हीं जनजाति क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935, 91 और 92 और 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, जिस संरक्षण का पालन आप नहीं कर रहे हैं। आप कर ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजाति क्षेत्रों की पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिक, विधायिक और न्यायपालिका व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भाग 7A-B-C में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का, जिसमें विधि को बल है, रूढ़ी प्रथा को विधि का बल, विधि मतलब हमको पूरे संविधान का बल है और आप कह रहे हैं हम ग्राम सभा को ना माने, कि 13(3) का एवं अनुच्छेद 372 में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान लागू होने पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजाति क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता 1860 पर एग्जिस्टिंग लॉ बना के लगाया एसपी साहब। 1860 आईपीसी तो आपका वही है ना, 1860 धारा 5, जिसमें स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898-1973 के अध्याय 1 पैरा 2 ख के तहत सभी तरीके दीवानी और फौजदारी मामलों का न्यायीकरण प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से होता है। पिछले कुछ महीनों में लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन द्वारा यह बात उठाई जा रही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7ABC में फॉरेन जुडिशियल एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आदिवासी क्षेत्रों से क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया आंशिक वर्जित क्षेत्रों में लगाया जाए, अन्यथा यह क्षेत्र भारत की आधिकारिकता से स्वयं अलग कर लेंगे। देखो ये राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसकी अवलोकन किया है और उन्होंने 12 मई 2012 को एक रिपोर्ट आई है जनजाति की, उसमें लिखा है कि हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि जनजाति जो समुदाय है उस पर कौन सा मतलब कानून अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में दो जनता है। आपका 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कहा है कि इस देश में दो जनता है, एक साधारण है, एक असाधारण है। आपका गैजेट जो निकलता है वो तो असाधारण निकलता है, और इस देश में देशेज हैं और एक असाधारण जनता है। और उसमें कहा है कि आदिवासी स्पेशल कहा है महोदय कि आदिवासी समुदाय इस देश का जो है रियल ओनर है, और 98 जो है उसमें स्पेशल शब्दों में आक्रमणकारी और अप्रवासी शब्द उपयोग किया है। उन्होंने मार्कंडे कार्ड ने यह भी कहा है कि इनकी इज्जत की जाए, इनकी संरक्षण किया जाए, इनकी जमीन बचाई जाए, इन्हें पेड़, इनकी बकरी, इनकी गाय भैंस को सुरक्षा दी जाए। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, आप हमारी जमीन ले रहे हैं, तो ये गलत है महोदय। जैसा कि ज्ञात है 8 नवंबर 2019 को राज्यपालों की राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजाति हेतु एक सम्मेलन संविधान के अनुच्छेद 244 के प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल में एक बार होता है। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय हम ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश में 3 तरह की व्यवस्था चलाई थी, जो आपको क्या थे शायद एक्ट जो है यूपीएससी के सिलेबस से हटा दिया गया है, और पीएससी की भी। ब्रिटिश इंडिया जहाँ अंग्रेजी शासन था, संविधान अनुच्छेद 1 का जो भारत है वही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7A, इंडियन स्टेट यानी भारत के राज्य क्षेत्र। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन B, ट्राइबल एरिया जो 3 है, सेक्शन 7C जो 3 है, वो ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र जहां अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं। संविधान अनुच्छेद 1 और 3 में जिन्हें करार संधि, जो मैंने आपको बोला, करार संधि टीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया गया, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्रों को 10 साल का राजनीति आरक्षण देकर यह कहकर ब्रिटिश बनाम भारत में मिलाया गया कि फॉरेन जुडिशियल एक्ट 1947 द्वारा यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है। 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 साल का राजनीति आरक्षण दीजिए और हम पे राज कर लेंगे। अब हम जागरूक है ना, स्वशासन चला सकते हैं। हमारी जमीन आप छोड़ दीजिए, हम फैक्ट्री भी लगा लेंगे और सब लगा लेंगे महोदय। हमको आपकी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है और आपकी नौकरी की भी जरूरत नहीं है। बैकलॉग वो निकाल आरक्षण दीजिए, बदले में हम आपको शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण देंगे। ये स्टेटमेंट है के अनुसार महोदय। संविधान आदेश संख्या 26 जो है ना, आपको अपार्ट बी स्टेट 1950 में ये जो 5-6 गांव हैं ये वर्णित है। 52 आप चाहें तो जनजाति कार्यालय के आयुक्त मैडम में उनसे पूछिए, उन्होंने हमको स्टेटमेंट दिया है कि 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र है। कलेक्टर सर ठीक नहीं बोल रहे हैं। 1950 में यह संपूर्ण 6 गांव अनुसूचित क्षेत्र में घोषित है। यहाँ आज तक सरकार की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हमको राजपत्र दिखाए, राजपत्र आप दें, हम आपसे भी मिल जाएंगे। हम राजपत्र दें क्यों दादा, हमको राजपत्र चाहिए। कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ और हुआ है तो प्रूफ टूर पे हमको राजपत्र पेश करें। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र जनजाति कार्यपालिक शक्ति का विस्तार अनुसूचित जनजाति में निहित, इसमें पारंपरिक ग्राम सभा सर्वोपरि है और यही वेदांता जजमेंट में कहा है। इसके बाद भी ग्राम सभा का उल्लंघन
पारंपरिक, और हर 18 साल का एक लड़का ग्राम सभा का सदस्य है। और जहां जो आप बात कर रहे हैं कि ले लिया गया वो लिया, आपके सामने गांव वालों ने कहा कि कोई साइन किया ही नहीं तो वो फर्जी है। आप बोलिए फर्जी क्या ज्ञान था, आदेश निरस्त करो। महोदय, ये जो करार अनुसूचित क्षेत्र वर्सेस भारत शासन अधिकारिता में हुआ है, जिसमें आपकी सरकार की संपूर्ण अधिकारिता वैलिडिटी के साथ हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सारी कार्यपालिक शक्ति विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका माध्यम से चल रही इस व्यवस्था में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एटलीस्ट इवन एसपी साहब, मैंने आपके कार्यालय में ये आरटीआई डलवाई थी पिंटू मुनिया के नाम से, उसमें कहा है कि शेड्यूल एरिया में सीआरपीसी का एक्सटेंशन हुआ है नहीं हुआ, तो इसमें भी ये लिखित में है, जनजाति कार्यालय को दी और वहां से आया कि इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो आईपीसी लगा लोगे तो सीआरपीसी में दंड देगो कैसे, समझ में नहीं आ रहा हमको। आप इसका हमको सारा चीज राजपत्र के माध्यम से दिखाएं। समस्या निम्नलिखित है। रतलाम ग्रामीण के 6 गांव में औद्योगिक निवेश इंटरनेशनल कॉरिडोर आ रहा है। सबसे बड़ी गलती हमसे ये होगी कि हमने कॉरिडोर को हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर हम इस बार भी इस कॉरिडोर को चैलेंज करेंगे क्योंकि एक भी ग्राम सभा से इन्होंने अनुमोदन नहीं लिया है। इसीलिए हमारे साथियों को इन्होंने सेडिशन क्या बोला, देशद्रोह बोल के अरेस्ट करवाया था। ये हमारे पास सबूत है और कोर्ट ने बोल दिया कि संविधान की बात करना देशद्रोह नहीं है, फिर आप कैसे देशद्रोह ठोक रहे हैं। तो रतलाम ग्रामीण के जो कॉरिडोर में आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी एब्रोजिनल सर भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) में स्पेशल मेंशन किया है एब्रोजिनल शब्द, मतलब मूल निवासी, मूलवासी। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि इस देश में एक मालिक परिवार है, फिर तो आपको मानना चाहिए, हम तो प्रथम नागरिक है ना इस देश के। फिर गांव में देखिए, बिबड़ोक में 724 यानी कि 724.23, सरवनी खुर्द में 28.660 हेक्टेयर इन हेक्टेयर, जामथून 2.1500, जुलवानिया में आपका 87.030, रामपुरिया में 5.9, पलसोड़ी में 634.523 और दूसरा ये जमीन जा रही है, इसको अविलंब आप रोकें। और इसके बाद और संवाद आ रहे हैं। अब दूसरा सर, 5000 की जनसंख्या में लड़कों ने और वहाँ के गांव वासियों ने पूरे कपड़े निकाल के आंदोलन किया, पुनिया खेड़ी डैम प्रस्तावित, जिसमें 14 गांव अनुसूचित क्षेत्र, ये तो है ही, ये है। और आपने ज्ञापन दिया, उसको भी फिर से उछाल रहे हैं कि हम पुनियाखेड़ी डैम बनाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे। इसके भी उसमें 14 गांव संपूर्ण आदिवासियों ने विरोध दर्ज कराया था, फिर भी नोटिफिकेशन रद्द कैसे नहीं हुआ। ये तो 13(2) में भी हुआ है कि भाई अगर कोई सा कानून भी ऐसा बनता है तो अगर ग्रामीण विरोध कर देंगे तो वो तो शून्य हो जाता है, फिर भी आप रद्द नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव आप पे इस प्रकार के होना ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो हम आप पे विश्वास करते हैं कि हमको न्याय बराबर मिले, अगर एग्जीक्यूटिव पावर का अगर विस्तार हुआ है तो। इसमें किसी भी प्रकार से ग्राम सभा से कोई एनओसी नहीं ली गई। ये पुनियाखेड़ी वाले डैम में एनओसी नहीं ली गई महोदय। गांव वालों को पूछ लीजिए, सरपंच, पुराने सरपंच भी बैठे हैं, नए सरपंच भी बैठे हैं और गांव वाले भी बैठे हैं, ठीक है। एनओसी नहीं ली गई, अगर ली भी गई है तो किसी गांव से, तो किसी ग्राम सभा के सदस्य को नहीं मालूम आता, ये फर्जी हुआ। अभी ग्राम सभा के प्रस्ताव संलग्न हैं, हमने लगाए हैं। पारंपरिक ग्राम सभा के प्रस्ताव भी जो संलग्न 25/6/2021 को निकाले गए आदेश में लिखा गया है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा आपने उसमें दर्शाया गया। जबकि 5 जुलाई 2021 को 4000 लोगों के साथ विरोध दर्ज कराया था, इससे बड़ा आपत्ति क्या हो सकता है। तो उसका कोई परिणाम नहीं आया। मतलब ये सारे कहाँ कौन से कचरे के डब्बे में जा रहे हैं हमारे ज्ञापन। इसीलिए महोदय संवाद हमारा बन रहा था। आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार लगाया गया और जानकारी मानी गई कि अनुसूचित, ये पिंटू भाई लगाई है, पिंटू मुनिया ने, क्षेत्र में दर्शाई गई शासकीय जमीन का मालिक कौन है। एसडीएम साहब जो सेलाना में नए आए थे, उनका नाम नाम नहीं जान पा रहा, उनको भी आरटीआई लगाई थी, तो ये आया कि दर्शाई गई अनुसूचित क्षेत्र में दर्शाई गई शासकीय जमीन का मालिक कौन है। तो जानकारी में आया कि हमको तो पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है तो तुम अधिकृत कर कैसे रहे हो, ये हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। और आप बिना ग्राम सभा के जमीन ले कैसे रहे हो। महोदय, अनुसूचित क्षेत्रों को भारत संविधान के अनुच्छेद 244(1) में परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 19 भी इसको बोलता है कि एक भी आदिवासी उस क्षेत्र में रहता है तो वो विद्वान विधि को परिभाषित करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने, आप सुन नहीं रहे हैं सर आप नहीं सुनेंगे हमारा काम। सर सुनिए, शांत हो जाइए, शांत। हेलो, वोटिंग नहीं अभी नहीं। भारत के सर्वोच्च माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित करते हुए जजमेंट दिए हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता के अनुसार न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, फिर तो आपको मानना पड़ेगा।
उच्चतम न्यायालय का फैसला पीरामरेड्डी बनाम 1988 में अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है, और उसमें यह भी कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी को रजिस्ट्री भी नहीं होती है, प्लॉट भी नहीं कर सकते। हम उसको चैलेंज करेंगे, पर 1 इंच भी जमीन नहीं है तो आपकी जमीन आप दर्शा कैसे रहे हो? 1950 के पहले का सरकारी रिकॉर्ड हमको दिखाइए, बराबर ना? 1950 से पहले इस जमीन का बाप था कौन? उच्चतम न्यायालय के समता जजमेंट 1997 अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है, तो आप भी एक व्यक्ति हैं। अगर हमारे क्षेत्र में आपको जमीन लेनी तो आपको आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि आप आदिवासी नहीं है तो आप जमीन ले किसे रहे हैं? उच्चतम न्यायालय फैसला बनाम कैलाश बनाम महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011 का 8% इस देश का मालिक है, बाकी इमिग्रेंट है। ये तो आप मार्कंडे काजू का रिव्यू पिटीशन करिए, वहीं हमको तो कंफर्म हो गया कि हम इस देश के मालिक हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला केरल बनाम 8 जुलाई 2013, जिसका जमीन उसका खनिज। तो हम पत्थर भी, आप रेत भी, वहाँ माही पुल में रेत हम रेत हमारी ग्राम सभा निकालती तो आप तो फटाफट ट्रैक्टर पकड़ रहे हैं, ये गलत है। राम कृपाल भगत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इसमें ये भी है दादा एसपी सर, इसमें ये था कि रेलवे स्टेशन पे किसी प्रकार का कुछ मतलब अनहोनी हुई थी, वो अनुसूचित क्षेत्र में चले जाए। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में, इसलिए आप लोग इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसा भी है, पर हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। नरेश चंद्र बोस वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड में कहा है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को सुरक्षित रखा है, वो भी 372 के तहत। अनुच्छेद 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता वो देशद्रोही है। अर्थात आप हमारी ग्राम सभा को नहीं मानते तो हम पिटीशन लगाएंगे कि आप देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं हमारी ग्राम सभा के लिए। और आपका ये जगपाल सिंह बनाम पंचायत शेड्यूल एरिया के लिए नहीं है, इसमें एमआई बिल्डर्स वर्सेस राधेश्याम साहू 1996 में 6 SSC 464 में बिना ग्राम सभा की अनुमति खाली पड़ी जमीन पर 100 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए और तोड़ दिया गया, क्योंकि खाली पड़ी जमीन गांव की है न कि सरकारी है, क्योंकि पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाला वो जमीन तो पलसोड़ी की है, आपकी कैसे हुई? ये चीज है। महोदय, उपयुक्त जजमेंट को देखकर वह समता जजमेंट के अनुसार अनुच्छेद 76 में सरकार के एक व्यक्ति के समान है। भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) के अनुसार आदिम जनजाति ओरिजिनल पीपल की जमीन गैर जनजाति को ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो क्या आपकी सरकार आदिवासी है? अगर फिर भी सरकार इस प्रकार का रूपांतरण करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय का फैसला पी रामारेड्डी बनाम 1988 बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो इस क्षेत्र में सरकार की जमीन कैसे कहां से आई, इसका माननीय राज्यपाल का हमको गैजेट दिखा है, वो दिखाना ही पड़ेगा महोदय। उच्चतम न्यायालय का फैसला विधाता अनुसार न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा जो मैं आपको बता चुका हूं, तो हमारे जमीन हमारे ग्राम सभा की आपके अनुमति के बिना आपकी सरकार की नहीं है। अतः हमारी ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा को अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि का बल प्राप्त है। अतः हमारी ग्राम सभा को विधि यानी न्यायपालिका कार्यपालिक व्यवस्था का बल हमारे पास है। आप लोग आपका अधिग्रहण नोटिस वापस लीजिए। अगर इन 70 सालों में ग्राम सभा या विद्यमान विधि प्रवृत्त विधि को कमजोर करने के लिए कोई संशोधन हुआ है, आप कह रहे हैं पैसा एक्ट आया, हुआ आया, फलाना आया, ढिमका आया, तो अनुच्छेद 13(2) के तहत आदिम जनजाति के विरोध करने पर यह ऑटोमेटिक शून्य हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय कैलाश बनाम महाराष्ट्र 5 जनवरी के 2011 के 8% देश का मालिक है, बाकी आक्रमणकारी विदेशी संतान है, वो उसमें लिखा है, इसमें हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं आप। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारी 92% लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हमें आदिवासी को कोई बेदखली प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बल्कि सम्मान और संरक्षण प्रदान करना चाहिए। फिर भी आप भी उसी 92% में से हैं, और आप जो शपथ लेते हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि संघ की लेते हैं, तो आपको जिम्मेदारी बनती है कि आपका हमारा सम्मान, संरक्षण और हमारी भैंस, गाय, बकरी और हमारे आदिवासियों को सुरक्षित रखने का आपको जिम्मेदारी बनती है। आपको ये करना पड़ेगा, आप ये गलत कर रहे हैं महोदय। अनुच्छेद 141 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर न्यायालय में लागू है, तो आप भी जानते हैं। अगर कोई कार्यालय मानने से इनकार करता है तो आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह है, अर्थात हमारी जमीन लेने की कोशिश की तो हम ग्राम सभा आपको देशद्रोही ठहराएगी। और ये सूरज कुमार SDM 6 महीने जेल रह करके आए हैं जमशेदपुर के अंदर, इसी ग्राम सभा वाले मैटर के अंदर, जिसका मैं
संविधान के अनुच्छेद 48 ये तो नॉर्मली है, ये सब पढ़ाया जाता है। 48 व 48 का के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय और संबंधित नस्लों के लिए उनके वध प्रतिशत करने के लिए कदम उठाया जाएगा। यहाँ तो आप सारी गाय जो कितनी 50-60 हजार गाय वहाँ बकरी दे रही है उनको निपटाने की सोच रखे हैं, ये गलत है। हाँ हम ले अर्थात श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जमीन का प्रस्ताव अवलंबन करें, अन्यथा हमारी अनुसूचित जनजाति परिवार को आपकी सरकार और आप पर आपके प्रशासन पे से भरोसा उठ जाएगा और खुद को ऊपर लिखे अनुच्छेद से कानून के माध्यम से स्वयं को अलग करने की कोशिश करेंगे। संदर्भित दस्तावेज मैंने स्पेशल लिखे हैं, google.india.कानून पे मिल जाएंगे, आप इसमें सर्च करिएगा। ये सारा चीज़ हम आपको ज्ञापन परवीन भाई ये ग्राम सभा का जो प्रस्ताव वगैरह है वो मुझे दे दीजिए, तेरा प्रस्ताव ओरिजिनल तो भैया कलेक्टर साहब भी बोलेंगे, आप थोड़ा चुप रहिए। कलेक्टर साहब भी बोलेंगे, चुप रहिए। आप लोग चुप रहोगे तभी वो बोलेंगे। ओरिजिनल भाई ओरिजिनल दीजिए, ये आपका ये भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल डेट लिखिए, ये इसमें साइन सहित है, ये ज्ञापन। और कौन कौन सी ग्राम सभा, ये ग्राम सभा के सारे लेटर लिखे हैं, देखो ये ग्राम सभा है। आप चैलेंज हमको कर सकते हैं कि ये चीज़ गलत है और है ना। कलेक्टर साहब हमको समाधान 15 दिन के अंदर चाहिए, अन्यथा हम वापस यहीं आ जाएंगे। सर हम लोग ज्ञापन देने नहीं आए, आपसे जवाब पूछने आए हैं। नहीं हम ऐसे बात नहीं कर सकते, आपको बोलना तो पड़ेगा। सुन लीजिए, कलेक्टर साहब कमिटमेंट कर रहे हैं। देखिए आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसमें काफ़ी तकनीकीपूर्ण बातें लिखी है और वाकई में आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है वो आपका प्रशंसनीय है। आप लोगों का ज्ञापन है और चूँकि मेरे माध्यम से ये जाना है कलेक्टर रतलाम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति माननीय राज्यपाल महोदय को, तो मैं इसको भेजने की कार्रवाई करूँगा। और दूसरी बात ये जो आपने डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो इसका मैं आपको इसका जवाब इसको मैं भेजूँगा। धन्यवाद। पत्र के सहित सर 92% लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आदिवासियों की जो बात है उनकी बात का जवाब देंगे। सर आपको जवाब देना पड़ेगा। सर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अवहेलना कर रहे हैं। सर सब लोग शांत रहो। सुनो सभी शांत, सब शांत बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, अरे सब बैठ जाओ। हम लोग यहीं पर है, कोई नहीं जाएगा, सभी लोग वापस बैठ जाओ। कलेक्टर साहब को डाले थे, वो भाग कर जा रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ। वो जवाब नहीं दे पा रहे अपना, बैठ जाइए आप लोग। बैठो, अभी तो बैठो। अरे अभी बैठो, सभी लोग बैठो, सब लोग यहीं बैठो। अभी ये सूचना मिली है कि चैतन्य कश्यप साहब भी आ सकते हैं। बैठो अभी, बैठ जाओ सभी लोग। कलेक्टर साहब जा रहे हैं, जान दो उनको, है कि नहीं? कलेक्टर साहब को जवाब देते नहीं आए तो जाएंगे वो, उनसे चिंता मत करो, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए।